हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनएमडीसी वर्कमैन का प्रैक्टिस सेट का नंबर 2 करेंगे। इससे पहले कल मैंने आपको पहला पार्ट करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं करी है तो जाके उसको सॉल्व कर लीजिएगा, वीडियो प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है। ठीक है, आज हम करेंगे पार्ट नंबर 2। इसमें अगेन हम टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। सब नए क्वेश्चन हैं, एक भी रिपीट सवाल नहीं होगा आपके लिए। और क्योंकि इस समय हमें ज़्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस सेट ही करना है। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी बेटर तैयारी होगी, उतना ज़्यादा आप अपने आप को क्या करेंगे, एनालिसिस कर पाएंगे कि आप कितने पानी में चल रहे हैं, आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। दूसरा, मेरा टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। क्योंकि जो वीडियो की पीडीएफ होती है, डेली जीके जैसे क्वेश्चन होते हैं और इंपॉर्टेंट नोटिस होते हैं, मैं टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड कराता हूँ। और कल की वीडियो की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है। ठीक है ना, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अच्छी तैयारी करनी है तो ये प्रैक्टिस जरूर लगाएं। ठीक है ना, वो पूर्णतया नए सिलेबस पर आधारित। तो कल मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, पहले उस होमवर्क क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आज के सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो कल फ्रेंड्स मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था कि रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज ए रॉकेट मूव अप। तो देखते हैं रॉकेट ऊपर जाता है तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सभी लोगों ने सही आंसर दिया। इसका जो राइट आंसर था वो था संवेग संरक्षण। और अगर आपको ऑप्शन में मिले रेखीय संवेग संरक्षण, तब आप रेखीय संवेग संरक्षण पे निशान लगाएंगे, टिक करेंगे। ठीक है ना, तो इसका राइट जवाब था संवेग संरक्षण। अगर आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, और मेरे साथ साथ सवालों को जवाब देते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ लोकेटेड। यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड या फ्रांस। तो फ्रेंड, जो यूनिसेफ है ये एक संस्था है जो महिलाओं और बाल के लिए काम करती है, बच्चों के लिए काम करती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपके न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क को तो ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन आपको क्या दिया, अमेरिका दिया है। तो आप सबको पता है न्यूयॉर्क जो है अमेरिका का एक शहर है। तो राइट आंसर होगा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है ना, और वैसे अगर न्यूयॉर्क देगा आपको ऑप्शन में न्यूयॉर्क, तो आपको आंसर लगा न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, इसका फॉर्मेशन भी आपको रखना है, पूछा गया एग्जाम में 1946 में। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है। विच आर्टिकल इज द राइट टू प्रॉपर्टी। तो आप सबको पता होगा फ्रेंड्स, पहले हमारे 6 मौलिक अधिकार थे, उसमें एक संपत्ति का अधिकार भी था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा के अब क्या कर दिया गया, इसको एक लीगल हमको बना दिया गया। मतलब क्या, ये एक विधिक अधिकार हमारा हो गया। ये हमारा लीगल राइट है हमारा, ना कि हमारा मौलिक अधिकार है हमारा राइट। ठीक है ना, तो फ्रेंड इसके जो इसको जिस आर्टिकल रखा गया उस आर्टिकल का नंबर है 300A। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 300A में संपत्ति के अधिकार के बारे में हम बात करते हैं। अब अदर ऑप्शन हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आर्टिकल नंबर 44 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसके, एक समान नागरिक संहिता, एक समान नागरिक संहिता के लिए बात चल रही है कि पूरे देश में ये होना चाहिए। और अभी फिलहाल ये गोवा में ही लागू है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, मैंने पढ़ा है भी है आपको। एक समान नागरिक संहिता जिस राज्य में लागू है वो एकमात्र राज्य अभी गोवा ही है। लेकिन मोदी सरकार इसको पूरे देश में लागू करने की बात कर रही है, लेकिन बीच कोरोना आ जा रहा है, इस वजह से बिल पास नहीं हो पा रहे हैं। अगला है आर्टिकल नंबर 61, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसके बारे कल मैंने आपसे पूछा भी था सवाल, संजना गौर और बहुत से लोगों ने सही आंसर भी दिया इसका। आर्टिकल 61 हमसे कहता है जो राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाया जाता है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट की बात करी गई है। और 148 इसमें बात करी गई कैग की, जो हमारे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं उनकी नियुक्ति के बारे में 148 में ही इसके बारे में बात करी गई। तो ये चारों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे हुए, इसलिए मैंने समझा दिया आपको मैंने। ठीक है ना, अगला सवाल है, और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी क्या कीजिए। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने खुद को दूसरा अलेक्जेंडर अर्थात सिकंदर ए सानी के रूप में वर्णित किया है। विच सुल्तान डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज द सेकंड अलेक्जेंडर आई सिकंदर ए सानी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सवाल काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, हिस्ट्री का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो सिकंदर ए सानी के रूप में जिसने अपने आप को वर्णित किया था, कि अपने को दूसरा अलेक्जेंडर बोलता था, ये कौन बोलता था, ये था अलाउद्दीन खिलजी। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसको आप याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये। अगला सवाल है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। हुज डॉटर ऑफ रजिया सुल्तान द फर्स्ट वोमेन टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ से 2 सवाल आपके तैयार हो गए।
पहली महिला शासक अगर आपसे पूछा जाएगा कभी भी तो आप आंसर रजिया सुल्तान को ही लगाएंगे, क्योंकि एकमात्र ऐसी महिला थी जो दिल्ली के गद्दी पर बैठी थी। हालांकि कुछ ही समय के लिए बैठी थी, लेकिन बैठी थी। इतिहास में इनका नाम है। और ये किसकी पुत्री थी? ये थी इल्तुतमिश की पुत्री। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश। और आप सबको पता ही होगा ये किससे बिलोंग करते थे, कौन सी डायनेस्टी से? तो ये गुलाम डायनेस्टी, जो गुलाम वंश था उससे संबंधित थे। और गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम था इल्तुतमिश, इसी की पुत्री थी रजिया सुल्तान। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक इतिहास की, ये भी एग्जाम में काफी पूछा हुआ सवाल है। चंद बरदाई, बाण भट्ट, जयदेव, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का मैं देखता हूँ जो लोग गलत आंसर लगाते हैं मैक्सिमम इसका आंसर लोग बाण भट्ट लगा के आ जाते हैं, मैंने अक्सर देखा है। तो अब मैंने कह टेस्ट भी लिया है स्टूडेंट्स का, तो उसका आंसर बाण भट्टी लगाते हैं जिनको नहीं पता होता है। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है चंद बरदाई। तो आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो को चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया है। और पृथ्वीराज चौहान की ये क्या थे? राज कवि थे ये। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? वेयर डज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स भागीरथी एंड अलकनंदा टेक प्लेस? तो आप सबको पता होगा जो भागीरथी और अलकनंदा है ये हमारे उत्तराखंड से ही निकलती हैं, टिहरी गढ़वाल से। ठीक है ना। तो इनका जहाँ संगम होता है, जब इनका संगम होता है तो वहीं से जो गंगा की जो धारा है जो हरिद्वार में प्रवेश करती है प्लेन्स में, वहीं से गंगा नदी बनती है। एक्चुअली गंगा नदी ऊपर से नहीं निकलती है। जब इन दोनों संगम होता है तो वो जिनकी जो धारा बनती है, इन दोनों नदियों को मिले जो एक धारा बनती है, उसी को हम गंगा के नाम से जानते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो ये इनका संगम होता है, वो होता है देवप्रयाग में। ये पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है जो कि उत्तराखंड में स्थित है आपका। ठीक है ना। और वैसे भी उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ पे केदारनाथ भी है, बद्रीनाथ भी है, हरिद्वार सब यहीं उत्तराखंड के अंदर ही है। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं पूजा पाठ करने के लिए। ठीक है ना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देवप्रयाग। तो जब भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं तो यहाँ से एक संयुक्त धारा जो बनती है उसी को हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ था? वेयर वॉज द फर्स्ट आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो क्रिकेट के फैन होंगे उनको तो उसका आंसर पता ही होगा, जिनको नहीं पता उनको आज पता लग जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन रिसेंटली काफी एग्जाम पूछा गया है सवाल को। और स्पोर्ट्स से संबंधित, स्पोर्ट्स खासकर क्रिकेट, टेबल टेनिस, हॉकी और फुटबॉल, ये जो 4 स्पोर्ट्स है ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम पूछे जाते हैं। तो इन पर आपको ज़्यादा फोकस करके चलना है करंट अफेयर्स में। तो जो प्रथम T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था ये हुआ था आपके दक्षिण अफ्रीका में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, घुमुरा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? घुमुरा फोक डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फोक डांस है, एग्जाम में काफी पूछा हुआ है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान। तो इसका आंसर कंफ्यूजन लोग राजस्थान लगा के जाते हैं, लेकिन राजस्थान में दूसरा नाच चलता है, वो घुमरा होता है, ये घुमुरा है। घुमुरा अगर आपसे पूछेगा तो उसका आंसर आप बदल जाएगा, वो हो जाएगा उड़ीसा। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? वेयर इज द फेमस लक्ष्मण टेम्पल इन छत्तीसगढ़? तो छत्तीसगढ़ के जो स्टूडेंट के साथ उनको पता होगा इसका आंसर। तो छत्तीसगढ़ में जो लक्ष्मण मंदिर है ये आपका स्थित है सिरपुर में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिरपुर। और दूसरी बात इसमें आपको ये रखना है, ये उत्तर गुप्त काल के मध्य में, जब उत्तर गुप्त काल के शासक ने इसको बनवाया था छत्तीसगढ़, और ये ईंटों का बना हुआ लक्ष्मण मंदिर है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज पैसिक्स का आयोजन किया? द नेवी ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड पैसेज एक्सरसाइज पैसिक्स इन द साउथ अरेबियन सी? तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर का, और जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं वो एग्जाम से पूछी जाती हैं। तो जो पैसेज एक्सरसाइज है ये अरब सागर में हो रहा है। पहले तो यहाँ से क्वेश्चन आपका ये बन रहा है, तो आपको रखना अरब सागर में हो रहा है। किसके बीच में हो रहा है? भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच में। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। ठीक है ना फ्रेंड। और अभी ये कोरोना का यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा था, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ होगा तो उसको थोड़ा नेगलेक्ट कीजिएगा। आप सबको पता ही है, अच्छा कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो वही अनाउंसमेंट होता रहता है। घर में रहिए, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हैंड सैनिटाइज करते रहिए, और घर से बाहर जब भी जाइए तो हैंड सैनिटाइज जरूर लेके जाइए साथ में, अपना सब खुद का अपना पानी की बोतल वगैरह लेके जाइए। ठीक है ना। तो ये आपको भी ध्यान रखना है, कोरोना काल में जितना हो सके घर में ही रहिए, सेफ रहिए। और अगर आप सेफ रहेंगे तभी आपकी फैमिली भी सेफ रहेगी। आप ये मान के चलिए आवारागर्दी वगैरह चक्कर मत रहना कि हम जाएं बाहर घूमें फिरें, आपके चक्कर में आपकी फैमिली को भी ये बीमारी हो सकती है। ठीक है ना। तो ये जनहित में जारी सूचना है, आप लोग भी इसको फॉलो कीजिए, सरकारी गाइडलाइन है, इनको फॉलो कीजिए। अगर जिंदा रहना, जब जिंदा रहेंगे तभी ना नौकरी करेंगे सरकारी, जब जिंदे रहेंगे तो नौकरी कहाँ से करेंगे? ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है,
और मुझे पता है सब लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग अपना सेफ्टी रख रहे हैं, मुझे पता है और अच्छी बात है, सेफ रहिए, ठीक है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है रीजनिंग का हमारा। तो रीजनिंग क्वेश्चन है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का, फटाफट करते हैं। BEGK से बना है ADFJ, तो PSVI से क्या बनेगा, हमको ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से एक आंसर इसका होगा। तो चलिए हम पहले से लॉजिक ढूंढते हैं, लॉजिक इसमें है क्या, उसके बाद हम अगले लॉजिक को फॉलो करेंगे। तो हमारा क्या था, B है, E है, G है और K है। तो इससे बना क्या, इससे A बना है, इससे D बना है, इससे F बना है, इससे J बना है। तो आप खुद देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ B 2 पे होता है, 1 पे होता है, यानी -1 हो रहा है। E D यहाँ ही -1 हो रहा है, G F ABCDEFG होता है तो -1 हो रहा है, JK -1 हो रहा है, यानी -1 -1 -1 -1 हो रहा है, यानी एक एक नंबर कम कर देना है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो करते हैं, तो क्या है, P है, S है, V है, Y है, ठीक है ना। तो हमें पता है P से पहले क्या आता है, P होता है हमारा 16 पे, 16 से पहले 15, 15 में हमारा O आता है। S से पहले क्या आता है, PQRS, तो R आएगा। STUV तो U आएगा, और YXY होता है X, यानी ORUX हमारा आंसर आएगा। ORUX की हमको दिख रहा है ऑप्शन में, ORXU ORUX, ऑप्शन में B भी देखिए, ऑप्शन में B में हमको दिया हुआ है ORUX, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स का सवाल दे दिया है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क जगह आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमको क्या नंबर आएगा ये हमको बताना है। तो ऊपर है 7 7 से 94 बना है, 6 8 से 84 बनना है, तो 11 9 से क्या बनेगा, ऑप्शन से 81 45 99 और क्या है 28 है, ठीक है ना। तो हम करके देखते हैं, लॉजिक ढूंढते हैं पहले। तो 7 सत्ते क्या होता है, अगर हम देखें 7 सत्ते हमारा होता है 49 होता है, और अगर इसको उल्टा कर लिख दे तो 94 हो जाएगा, अगर ये लॉजिक है, ठीक है ना। पहला लॉजिक में ये लगाते हैं, 6 8 48 होता है, हमको पता है, 6 8 जा 48, इसको जो रिवर्स करेंगे तो जाएगा 84, तो 11 गुणा 9 करेंगे तो क्या आएगा, 11 × 9 करेंगे तो 99 ही आएगा, इसको उल्टा कर लेंगे तब भी 99 ही आएगा, रिवर्स करेंगे तो, ठीक है ना। रिवर्स करके ये रिवर्स कर रखा है, तो 99 ऑप्शन हमको सी दिया हुआ भी है, तो उसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। 99 क्या करा गया, इनको मल्टीप्लाई किया गया, जो नंबर आए उनको रिवर्स कर दिया गया, उनको उल्टा कर दिया गया, यानी इकाई को दहाई, दहाई को इकाई कर दिया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैथ का। इस टाइप के सवाल एग्जाम बहुत पूछे भी जाते हैं, और जो बच्चे एग्जाम देते हैं उनको तो पता ही होगा, जो पहले एग्जाम दे रहे हैं उनको तो नहीं पता होगा, लेकिन जो बच्चे एग्जाम देते हैं उनको पता है, इस टाइप के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। और इस टाइप के सवाल कैसे किए जाते हैं आज मैं आपको सिखाता हूँ। तो क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 10% कमी के कारण कोई व्यक्ति 300 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, प्रति किलो चीनी की कीमत में हुई कमी ज्ञात करें। ड्यू टू ए 10% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ शुगर, ए पर्सन कैन बाय 5 kg मोर शुगर फॉर ₹300, फाइंड द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ शुगर पर किलोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप घर से गए, आपकी मम्मी ने आपको 300 रुपये दिए, 300 जो चीनी मिलती होगी, आप गए दुकानदार को दिया, कहा भैया मैं चीनी दे 300 रुपये की। सपोज डेट पहले 300 रुपये में 10 किलो चीनी मिलती थी, लेकिन दुकानदार ने कहा नहीं भैया अब चीनी के रेट घट गए हैं, अब आपको 300 ज़्यादा चीनी मिलेगी। तो कितनी मिली, 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा मिली, यानी आप 15 किलो चीनी घर लेके आए। आप होता है कितनी बार, अब कितनी बार ऐसे होता है, आप घर से पैसे लेके जाते हैं, मान लो सपोज डेट अंडा 5 रुपये का, 6 रुपये 7 रुपये का, कभी रेट फ्लक्चुएट होते रहता है। कभी आप सोचे 5 रुपये का, घर से 5 रुपये लेके गए, लेकिन दुकान वगैरह को पता लगा अंडा तो 6 रुपये का हो गया है, या कितने बार ऐसा होता है रेट कम भी हो जाता है। तो ऐसे क्यों हो रहा है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस यही सवाल हमसे पूछा गया है। तो कैसे करेंगे, आप 300 रुपये लेके गए थे, सही है, 300 रुपये लेके हैं, 10% की कमी हुई है ना, तो आपके पास पहले रुपये बचेंगे कितने, 10% रुपये बचेंगे कितने पे लगा, हमको ये कैलकुलेट हम कर लेते हैं। तो 10% का हम 300 निकालेंगे तो आपको पता है 30 रुपये हमारा बच जाएंगे, 30 रुपये बच जाएंगे। लेकिन ये बच्चा बड़ा क्या है, सीधा साधा बच्चा है, और ये इसने 30 रुपये कहा नहीं भैया 30 रुपये मुझे वापस मत करो, मुझे चीनी ही दे दो मेरे को इसकी। इसने, ये बड़ा समझदार बच्चा है, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं चीज़ खा लेते हैं, लेकिन नहीं, ये माता पिता का बहुत सभ्य बच्चा है। इसने कहा नहीं मुझे 30 रुपये वापस मत करो, दुकानदार साहब आप मुझे 30 रुपये चीनी ही दे दो। लेकिन और अगर आवारा बच्चा होता तो कहता मुझे मोमो खाना है, चाउमीन खाना है, मैं तो जेब में धर लेता और मम्मी को चीनी ला के दे देता, 30 रुपये अपने खा जाता, ठीक है। तो 30 रुपये बच रहे हैं, तो ये जो 30 रुपये बचे हैं इसी में तो आपके 5 किलो चीनी एक्स्ट्रा आ रही है। इसका मतलब ये जो 30 रुपये हैं इसी में तो 5 किलो चीनी आप एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं, क्योंकि 270 चीनी आप ले ही लिए, 10% कमी हो गई, लेकिन 30 रुपये बच गए। इस 30 रुपये में ही आप 5 किलोग्राम चीनी अधिक ले पा रहे हैं, तो कितना, 30 रुपये में 5 किलो चीनी अधिक ले रहे हैं, यानी 1 किलो चीनी का मूल्य कितना हो गया, 6 रुपये हो गया कि नहीं हो गया, 6 रुपया। और यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर भी। ये सवाल हमसे पूछा था। तो जो घटी हुई कीमत है चीनी की वो 6 रुपये है, जो नया प्राइस हमारा घट के आया वो 6 रुपये आया हमारा, ठीक है ना।
तो राइट आंसर हो गया मेरा 6 रुपये। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो दोबारा वीडियो देख लेना, समझ लेना चीज़ों को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, शगुन और पायल के पास क्रमशः 40 किलोग्राम और 50 किलोग्राम सेब हैं। मधु ने शगुन से 30% और पायल से 46% सेब ले लिए। शगुन और शीतल के पास कुल सेब का लगभग कितने प्रतिशत बचा है। और सेब तो फिलहाल आजकल बड़े महंगे हो रहे हैं, बहुत ही महंगे हो रहे हैं भैया, 200-250 रुपये किलो सेब हमारे इधर बिक रहे हैं, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो ये लॉकडाउन में ऐसे ही होता है, चीज़ों का जो प्राइस होते हैं ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें गरीब आदमी पीसता है, मिडिल क्लास आदमी पीसता है, बाकी अमीर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो सेब आजकल 200-250 रुपये किलो। बताइए जो गरीब आदमी तरह 200-250 रुपये सेब कहाँ से खाएगा, खुद सोचिए। जिसके लिए भैया 200 रुपये तो दाल चावल ले आएगा तो कितने दिन खा लेगा उसका परिवार, ठीक है। तो चलिए सवाल पे आते हैं हम लोग। तो शगुन और पायल के पास 40 किलोग्राम 50 किलोग्राम सेब है। तो हुआ क्या है, इनके पास सेब इतने थे, लेकिन एक फ्रेंड है मधु, उसने क्या किया कि शगुन से 30% सेब ले लिए। जितने सेब थे उसके पास में, उससे 30% सेब उसने ले लिए, और पायल से उसने 46% सेब ले लिए मधु ने। तो उनकी फ्रेंड रहेगी तो इन्होंने दे दिया, ठीक है हमारी फ्रेंड हम दे देते हैं, अपनी तरफ से सेब इन्होंने दे दिया। तो ये पूछ रहा है कि अब उनके पास जो सेब बचे हैं और पहले जो सेब थे उनके पास में टोटल, वो कितना परसेंटेज रह गया है, वो परसेंटेज हमको निकालना है। सवाल समझ में आ गया आपको, लैंग्वेज समझ में आ गई। अब सवाल हम सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं शगुन। तो शगुन के पास कितने से, पहले शगुन है हमारे पास, शगुन के पास ऐसे लिख लेते हैं। शगुन के पास 40 किलोग्राम सेब थे 30% इसने मधु को दिए, तो बचे कितने, 70% तो बचे होंगे। तो इसका हम 70% निकाल लेते हैं, तो कितना होगा, 7 चौके 28, यानी इसका 28 सेब बचे हैं, ठीक है ना। 40 में से 28 सेब बचे हैं, 12 सेब इसने दे दिए। उसके बाद पायल है, इसने भी मधु को सेब दिए हैं। इसके पास कितने सेब थे, इसका 50 किलोग्राम सेब थे, इसने 46% सेब दिए। 46% दिए तो बचे कितने इसके पास, 54%। 46 54, हाँ सही है, बट्टे 100। तो कितने बचे, 50 दूना 100, और ये हो जाएगा 27 बार कटे, नहीं 27 किलोग्राम सेब इसके पास बच गए। तो अब कितने सेब इनके पास टोटल, देखो शगुन के पास 28 किलोग्राम सेब बचा है और पायल के पास 27 किलोग्राम सेब बचा है। तो इनका टोटल अगर योग करें कितना बचेगा, 7 7 14 15 का 5, हाथ से लगा 1, 55, यानी अब इनका 55 किलोग्राम सेब बचे हैं। सवाल हमसे क्या पूछ रहा था, शगुन और शीतल के पास कुल सेब का लगभग कितने प्रतिशत बचा है। तो कुल सेब कितने थे, कुल सेब तो पहले 40 किलोग्राम शगुन के पास थे, पायल के 50 किलोग्राम थे, नहीं टोटल 90 किलोग्राम सेब थे, लेकिन 90 ना होकर अब 55 ही बचे हैं। तो ये हमको पूछा था, हम निकालते हैं। तो 55 किलोग्राम सेब तो अब बचे हैं, कितने में से, 90 किलोग्राम में से। परसेंटेज के लिए इंटू 100 हम कर देंगे, ये आपको पता ही है। 0 से 0 काट दो तो बचे क्या, 550 बट्टे 9। अब इसको भाग के दिए तो 9 पंजे 9 54, 6 बार चल जाएगा, बचेगा 1 0, 9 एकम 9, ठीक है ना। तो 61%, बाकी परसेंटेज वैल्यू आ रही है, इसका क्या पूछा है, लगभग पूछा है ना, तो लगभग 61% आ रहा है। 61% पॉइंट कुछ आएगा हमारा, पॉइंट में आगे भी आएगा, लेकिन ऑप्शन हमको 61% दिया हुआ तो हम इसी पर आंसर लगा देंगे। तो लगभग 61 पॉइंट समथिंग उसका सेब बचे हैं उसके बाद टोटल सेब का। ये सवाल हमसे पूछा था, समझ में आ गया होगा, आई होप बिल्कुल आ गया होगा, नहीं आया दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हैं। यदि उनके वर्गों का योग 1856 है तो संख्याएं हैं 3 numbers are in the ratio 2:3:4 if the sum of their squares is 1856 so are the number। तो हमको नंबर बताने हैं, अनुपात में तो नंबर है लेकिन रियल में वो नंबर क्या है जिनके वर्गों का योग 1856 होगा। सॉरी, तो इसको आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, लेकिन बाय ऑप्शन मेथड बहुत लंबा हो जाएगा। आप देखो तीनों नंबर हैं, इन तीनों का वर्ग कीजिए, जोड़िए, जिसको जोड़ने पे 1856 आ जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। एक टेक्निक तो ये होती है, ये तो जब आप करेंगे जब आप बिल्कुल दिमाग आपको आता ही कुछ नहीं है। आप बाय ऑप्शन हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं, सारे ऑप्शन ट्राई करेंगे, जिसको स्क्वायर करने के जोड़ के 1856 आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन मतलब लंबा हम क्यों जाएँ, हम सीधे मेथड से करेंगे इसको। तो कैसे करेंगे, 2 3 4 के अनुपात में इन्हीं का तो वर्गों का योग 258 है, तो ये संख्या क्या हो सकती हैं, इनके वर्गों का हम कर देंगे 2x², 3x², क्योंकि तो x हमने इसलिए लिया है क्योंकि रेशो में है, हमको ये नहीं पता एग्जैक्ट नंबर है क्या ये। उसके बाद है 4x², इसी का ही योग हमको 1856 दिया है। सवाल के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, अभी हमने कुछ नया नहीं करा है, जो सवाल ने कहा है बस वही मैंने करा है अभी। तो आप सबको पता है 2x² क्या होगा, 4x² हो जाएगा, 3x का 9x² हो जाएगा, और ये 16x² हो जाएगा, बराबर 1856 तो है ही हमारे पास, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 16 9 25 4 29, ये हो जाएगा 29x² बराबर 1856।
56। तो उसको जब आप काटेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ये आप जब काटे पड़ी करेंगे तो आपके पास आएगा 8 नीम 72 8 16, 8 नीम 72 6 और 64 आ रहा है। यानी x का मान अब कितना आ जाएगा, 64 का वर्ग निकालेंगे तो आपके पास आएगा 8, क्योंकि 8 का ही वर्ग होता है। यानी x का मान हमारे पास 8 आ गया। अब हमारा आंसर आ गया है। संख्या क्या थी, 2x थी, 3x थी, 4x थी। तो x का मान हम रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी है, ये हमारी 8 आ गई है। ठीक है, तो अब करते हैं। तो पहली संख्या क्या होगी, 2x, इसमें हम 8 से गुणा करें, कितना आएगा, 2 8 16। अब देखिए 16 वाला ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन है बी, तो हम आगे सॉल्व की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हम सब सॉल्व करके करेंगे, लेकिन हमें तो सीखना है अभी। 3x, इसके वैल्यू किससे निकलेगी, 3, x का मान था 8, तो इसका मान हो गया 24, और ये था 4x, तो 4 गुणा 8 बराबर 32। तो कौन संख्या आ गई, 16 24 32, जो कि ऑप्शन है बी में देखो दिया हुआ है, दिया हुआ है ना, ये देखो ऑप्शन नंबर बी, 16 24 32, यही वो संख्या थी। अब चाहे अब 16 का स्क्वायर आप कर लें, 24 का स्क्वायर करें, 32 स्क्वायर करें, जो भी संख्या है इनको जोड़ दिया 18 56 ही आएगा, यानी आपका आंसर सही होगा। वैसे आप मोबाइल कैलकुलेटर करके देख लीजिएगा। ये उन बच्चों के लिए जिनको नहीं समझ में आता है, तो ये बाय ऑप्शन भी सवाल को आप कर सकते हैं। तो जो मैंने आपसे कहा था, आप 4 ऑप्शन चेक करते, जिसके स्क्वायर का योग 18 56 आ जाता, वो आपका आंसर हो जाता, उत्तर हो जाता। ठीक है ना, अगर दिमाग काम ना करे। लेकिन जो मैंने आपसे कहा है ये सिंपल मेथड है। अगला क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स ये हमारे टॉप 15 क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट खत्म हो गए। ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन क्या है, रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है, विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर द क्लियरिंग ऑफ ब्लड, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई। रक्त स्कंदन समझते हैं, जब आपको चोट लगती है तो आप एक कुछ दिन बाद थक्का बन जाता है रक्त का, जिससे खून आपका ना बहे। अगर वो नहीं बनेगा तो खून आपका बहते रहेगा, जिससे आपकी क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी। ऐसा उन लोगों के साथ में होता है जिनको हीमोफीलिया नाम की बीमारी होती है, क्योंकि उनके अंदर ये नहीं होता है, और इसीलिए रानी विक्टोरिया का जो साम्राज्य था खत्म हो गया था, क्योंकि उनके ये बीमारी डीएनए में होती है, और मैक्सिमम महिला लोगों को ज़्यादा बीमारी होती है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में यही होता है, जब आपको चोट लगेगी तो आपका जो ब्लड क्लॉटिंग है ना, ब्लड क्लॉट नहीं होगा, जैसे आपका ब्लड बहते रहेगा, जब ब्लड निकल जाएगा तो वैसे मर जाएंगे आप, बिना ब्लड के जिंदा थोड़ा रहेंगे आप। तो वही पूछ रहा है कि इसके ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन नेसेसरी है, बी सी के ई। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे और एसएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा एग्जाम में सवाल आया भी है, काफ़ी बार आया हुआ है। ठीक है ना, तो ये आपको इसका जवाब मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स आज के सेशन को हम करते हैं यहीं समाप्त। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर करके जाइएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर करा आउट ऑफ 15। ठीक है ना, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में।